हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विश्वजीत और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसेट में। आज हम बात करेंगे एक स्मॉल एनबीएफसी कंपनी अरमान फाइनेंशियल के बारे में। तो वीडियो में सब कुछ देखेंगे। कंपनी का बिजनेस पे हम एक बार नज़र डालेंगे, उसके बाद उसके फंडामेंटल पे डालेंगे और उसके बाद टेक्निकल पे देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे एज ए डिस्क्लेमर, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। ओके, तो अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य संपर्क करें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है, तो क्योंकि अरमान फाइनेंशियल मेरे फैमिली पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो हो सकता है मेरा ओपिनियन हो सकता है बायसनेस की तरफ इस कंपनी का हो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का मेनली 3 डिवीज़न में है। कंपनी वैसे तो लेंड करती है, लेकिन कंपनी 3 डिवीज़न में काम करती है। सबसे पहला माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करती है, दूसरा एमएसएमई लोगों को थोड़ा स्केल अप करवाती है और पैसा देकर हेल्प करती है, तीसरा और इनका 2 व्हीलर भी सेगमेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला जो सेगमेंट है जिसमें एमएसएमई है। सबसे पहले तो माइक्रो फाइनेंस। ओके, माइक्रो फाइनेंस में इनका पोर्टफोलियो का तकरीबन 83 के आसपास टोटल लोन बुक है। उसके बाद बात करते हैं एमएसएमई का। तो एमएसएमई में इनका है 13 से 14% यानी 13-14% के आसपास है, और बाकी जो बच गया 2-3% के आसपास जो इनका 2 व्हीलर में है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस में इनका यही काम है कि आप जैसे कि माइक्रो फाइनेंस भी 2 सेगमेंट पे बट गया। ठीक, एक सेगमेंट हो गया कि ग्रुप में, जैसे कि 5, 6, 7, 10 यानी 10-12 लोगों का ग्रुप बनवा दिया। उसके बाद उस सारे ग्रुप के नाम से एक बार फंडिंग किया। ओके, सब फंडिंग कर दिया। उसके बाद फिर वो जो भी 10-12 के ग्रुप में बिजनेस कर रहे हैं उससे जो भी इनकम होगा वो आकर इसको इंटरेस्ट अरमान को देंगे। तो ये एक पहला बिजनेस मॉडल हो गया। इसी में माइक्रो फाइनेंस में एक और बिजनेस है कि इंडिविजुअल लेंडिंग। अब आप सोचो, इंडिविजुअल लेंडिंग में वो किसको पैसा देगा? जिसको इससे ज़्यादा, ये ग्रुप वाले आदमी से ज़्यादा का ज़रूरत हो। तो इसी में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे 12 लोगों का 15 लोगों का ग्रुप बना है, उस ग्रुप में से ही 2 या 3 आदमी ऐसे होंगे जो उनको टाइमली पेमेंट कर देते होंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि छोटे ग्रुप 12 ग्रुप का है, सबका बट गया, तो उसमें से होगा ना कि जो राम होगा, श्याम होगा, मंगल होगा, मोहन होगा, कुछ भी होगा, वो बहुत एक्टिव है और टाइमली आकर अपना लोन उसको आकर अरमान फाइनेंशियल के डिपॉजिटर को दे देता है। तो अब उनके लिए वो अच्छा हो गया। और अगर भविष्य में उनको कभी ज़रूरत हुआ कि हमको थोड़ा और पैसा चाहिए, तो वो अब इंडिविजुअल में जाएगा और इंडिविजुअल में उस आदमी को अरमान पेमेंट करेगा और उसके बाद इंटरेस्ट उससे लेगा। ओके, मेन बिजनेस इसका यही है। ठीक, जिसमें 83 से 84% लोन बुक इसका। दूसरी बात करें अगर हम, तो एमएसएमई में हम जैसे कि बात किए थे पिछले वीडियो में भी बताए थे कि एमएसएमई में क्या हो गया, वैसे लोग जिससे छोटा छोटा चीज़ है, जैसे कि पोल्ट्री वाले हो गए या फिर मिल्कमैन वगैरह हो गए, या फिर बात करेंगे टायर वाले, रबर वाले, या फिर और भी कुछ बैलून वगैरह वो सब बेचते हैं, अंडा वाले, रेडी वाले, ये सब आप कह सकते हैं। ओके, तो ये एमएसएमई में आएगा। इनको भी लोन देगा और उसके बाद इनसे भी वही पैसा, अपना जो भी इंटरेस्ट आएगा वो अपना कमा कर इसको सबमिट करेगा। ओके, और तीसरा 2 व्हीलर का लोन है। तो 2 व्हीलर में जिसको भी स्कूटर हो गया, सेकंड स्कूटर हो गया, या फिर और भी 2 व्हीलर किसी को लेना है, उस केस में भी वो अपना इंटरेस्ट भरेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस कंपनी, तो जितने भी कंपनी है माइक्रो फाइनेंस में, मेरे अनुसार लगता है इस कंपनी में वो दमखम है कि 10 साल में 10 गुना होने का। ओके, तो कैसे 10 साल में 10 गुना अपने बिजनेस को पहुंचाने का? हम ये नहीं कह रहे हैं कि, ये तो हम कह ही सकते हैं कि अपने बिजनेस को 10 साल में 10 गुना कर सकता है अरमान फाइनेंशियल। जब 10 गुना बिजनेस होगा तो स्टॉक प्राइस भी ऑब्वियस सी बात है भागेगा। अब जितना भी गुना हो वो आगे जाएगा ही। तो किस बेसिस पे हम कहना चाहते हैं कि 10 साल में 10 गुना अपना बिजनेस को अरमान फाइनेंशियल कर सकता है, वो आप बताते हैं। सबसे पहला रीजन तो आरबीआई का गाइडलाइन आया। ओके, आरबीआई का गाइडलाइन सीधा सीधा सिंपल ये कहता है कि आप साइड में देख सकते हो कि एक स्क्रीन भी चल रहा होगा, उस पर भी हम एक बनाकर बता देंगे। देखिए, सबसे पहले आरबीआई का गाइडलाइन है कि जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग आप कर रहे हैं, एकदम लिमिट है कि आप, पहले था कि आप 1.5 लाख, जिसका भी पर फैमिली इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा है, उसको आप उससे ज़्यादा को आप नहीं कर सकते। ओके, तो उसका लिमिट था कि 1.5 लाख जो फैमिली कमा रहा है उसी के दायरे में रहेगा। ठीक है, लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार आरबीआई का क्या कह रहा है कि आप 3 लाख तक आप दे सकते हैं। तो 3 लाख जिस भी फैमिली का इनकम है, 3 लाख से नीचे वाले को आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले दायरा छोटा था, लेकिन अब दायरा ये बड़ा हो गया। तो इस बेसिस पे पहला हो गया।
दूसरा एक और गाइडलाइन क्या है कि अगर आप किसी को लोन देते हैं तो उसका एक ईएमआई उसके मंथली इनकम के हाफ यानी x/2, मान लीजिए x इनकम कर रहा है कंपनी तो x/2 से ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ज़्यादा कर दिया, मान लीजिए कोई एक घर में 20,000 रुपया पर महीना कमा रहा है, महीना की बात कर रहा है, पर महीना कमा रहा है, उसमें 10,000 उस अरमान फाइनेंशियल को लोन में ही दे दिया तो बच गया 10,000, तो 10,000 फिर आपसे उसके कमाने से इकोनॉमी को तो फायदा नहीं ना हुआ, वो 10,000 लोन ही दे दिया, तो अगर आगे जाकर कपड़ा ये सब वगैरह खरीदेगा नहीं ना। इसीलिए सरकार का मतलब आरबीआई का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ x/2 ही कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक, अब आगे बढ़ने का और क्या कारण है बताते हैं, और कैसे इसका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। सबसे पहला तो ये बहुत छोटा लोन बुक में काम कर रहा है। ठीक है, अभी आप देखिएगा तो 2-3 हज़ार करोड़ का ये कंपनी है, जिसमें भी इसका लोन बुक कितना है, मात्र 2,000 करोड़ का है। ठीक है ना, तो 2,000 करोड़ को ग्रो करने में इसको ज़्यादा भी मेहनत नहीं लगेगा। अगर इसके कंपेरिजन में हम अदर कंपनी का नाम बताएं, जैसे IIFL फाइनेंस हो गया, मास फाइनेंशियल हो गया, एक्सिस क्रेडिट ग्रामीण हो गया, तो ये सब का लोन बुक आप देखेंगे तो 10,000 50,000 के आसपास है, 8,000 के आसपास है लोन बुक। ठीक है ना, तो ये बड़ा है, तो इसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, उसका भी ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन अरमान फाइनेंशियल का इन सब में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनका लोन बुक जो है मात्र 2,000 करोड़ का है। ठीक है, इस बेसिस पे ये बढ़ेगा। तीसरा बात आगे मतलब जो भी हो आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि पहले ये जब स्टार्ट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात से हुआ था। ओके, लेकिन 2021 तक की बात कहें तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में ऑपरेशनल था। ठीक है ना, लेकिन 21 के बाद जो 22-23 वाला आया, इसमें ये और 9 स्टेट के आसपास, मतलब कितना 10 स्टेट के आसपास ये ऑपरेशनल हो गया, तो लगभग 12 हो जाएगा, तो डबल है, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब डबल कर दिया अपना एक्सपेंशन। तो अभी रिसेंट के दिनों में ये बिहार में, कर्नाटका में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ये सब में भी जा रहा है। ठीक है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, और वहाँ इनका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। और अगर आप मेरी तरह बिहार से हैं तो आप देखते होंगे कि आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में 8-10-12 औरत लोग मतलब लेडीज़ लोगों का ग्रुप बनता है, उसके बाद उनको उस बेसिस पे फंडिंग किया जाता है। तो यही सिलसिले में हम घर गए हुए थे, तो हम देखे, तो उस बेसिस पे हम बात किए, तो पता चला ये अरमान फाइनेंशियल के ही से ही फंडिंग उठाते हैं। तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि ग्राउंड लेवल पे भी इनका काम हो रहा है। ठीक है, मेनली मोटा मोटी बिजनेस इसका यही है। ओके, और एक दो चीज़ इस पे कंसर्न यही है कि मैनेजमेंट का कहना यही है कि इनका 2 व्हीलर का जो लोन बुक है उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड से माइक्रो फाइनेंस का बढ़ रहा है। जैसे कॉनकॉल में, जैसे क्योंकि मैं इसमें पैसा लगा कर रखा हूँ तो मैं काफ़ी करीब से इस कंपनी को ट्रैक करता हूँ, और जैसे कि कॉनकॉल में कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इनका कहना है कि जो 2 व्हीलर डीलर वगैरह हैं वो वही खुद खुश नहीं है, उस तरह का रूरल डिमांड नहीं है, तो हो सकता है मे बी इस पे मैनेजमेंट का यही कहना था। और दूसरा यही कि जो ये प्रॉमिस कर रहा है वो डिलीवर कर पाएगा कि नहीं, तो इस बेसिस पे हम आपको बताना चाहते हैं। कंपनी का कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग का लोन बुक है ना, वो 25 से 30% के आसपास एनुअली ग्रो करने वाला है। ओके, 25 से 30% यानी कि मोटा मोटी 3.5-4 साल में लोन बुक डबल हो जाएगा। लेकिन कंपनी पे भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि पिछला जब हम क्वार्टर का रिजल्ट और पिछले साल का रिजल्ट देखे तो इनका ईयर ऑन ईयर, मतलब सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर करके देखे तो 50% के आसपास इनका लोन बुक ग्रो कर रहा है। तो एज इट मतलब डबल, 1 साल 2 साल में बिजनेस अपना डबल कर रहा है। ऐसा इसलिए भी संभव हो पा रहा है क्योंकि ये छोटा इनका लोन बुक है। मे बी उस वजह से ही कंपनी का भी यही कहना था कि क्योंकि लोन बुक छोटा है तो हम अभी ग्रो मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। अगर कंपनी अपने प्रॉमिस पे डिलीवर करता रहा तो हम ऑब्वियस सी बात है कि पैसा इसमें रखेंगे, नहीं किया तो उस दिन फिर देखा जाएगा। बहुत सारी कंपनी है उसमें पैसा लगाने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि एक ही कंपनी है और पैसा दिए हैं तो ट्रैक करते ही रहना है। ठीक है, ओके, तो अब चलिए आते हैं इस, मोटा मोटी यही कंसर्न है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं फंडामेंटल में कंपनी का क्या है। ओके, तो स्क्रीन पे सबसे पहले अरमान फाइनेंशियल के फंडामेंटल्स अब देखते हैं। तो अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है और अगर हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप इस सेक्शन में आ सकते हैं। और यहाँ पे जो अबाउट सेक्शन है, यहाँ पे रीड मोर करके एक ऑप्शन है। ठीक है, तो रीड मोर पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो कंपनी के बारे में आप सब कुछ देख सकते हैं कि बिजनेस क्या है, MSME में कितना लेंड करते हैं, 2 व्हीलर में कितना करते हैं, इनका सारा स्प्लिटअप दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी 1 साल 3 महीना पहले का है, तो स्क्रीनर को इसको भी चाहिए कि एडिट करके बढ़िया से करवाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ओके,
सबसे पहले देखेंगे मार्केट कैप के बारे में। तो कंपनी का मार्केट कैप 2441 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 2494 रुपीज़ के आसपास है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करेंगे तो 2680 रुपीज़ एंड लो की बात करेंगे तो 1189 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी कोई भी डिविडेंड अभी नहीं पे आउट करती अपने शेयर होल्डर को। बुक वैल्यू की बात करें तो 539 रुपीज़ के पास चल रहा है। वहीं स्टॉक का पी देखें तो प्राइस टू अर्निंग देखें रेशियो तो 17.6 है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है इस तरह की कंपनी के लिए। बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 18.7% होकर, जो कि एक्सेलेंट है। आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 32.6 यानी 32.6 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आरओई का मतलब बहुत अच्छा एक्सेलेंट है हम कह दिए, अब इसके बाद निकल जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको हम यहाँ पे थोड़ा बताते हैं। आरओई जिस भी कंपनी का अगर 20% से ऊपर है, 17% से ऊपर, समझ लीजिए मार्वेलस कंपनी है एनबीएफसी के सेक्टर में। ओके, ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी लोन तो बांटने में सबको दे देगी। मान लिया आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए लोन, लेकिन जब वहाँ से वसूलना होगा तो उनका फिर हालत ख़राब होगा। ओके, तो इस केस में क्योंकि 32.6 है, यानी कि जो इनके जो कलेक्शन इनका जो सेंटर बना है, जहाँ भी पॉइंट है, इनके लोग हैं बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही मेहनत करके सारा पैसा वसूल भी कर रहे हैं, जितना भी हो रहा है टाइम पे ला रहे हैं। ओके, आगे यही आरओई का मतलब यही है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, बात करते हैं फेस वैल्यू की तो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू 10 का है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 22.6 है, जो कि इंडस्ट्री पी महंगा है अभी स्टॉक के पी से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सस्ता हमको मिल रहा है स्टॉक। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 23.6% है, जो कि बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं। डेट टू इक्विटी की बात करें तो फिर से वही 3.96 है, तो डेट टू इक्विटी इस केस में चलेगा क्योंकि हमारा एनबीएफसी है नहीं है। तो आगे बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट की तो 5.72 है, ये भी बहुत ही अच्छा है। प्रीवियस 12 मंथ की बात करें तो 118 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखा है। वही प्लेस परसेंट की बात करें तो कुछ भी नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.63 चल रहा है। हम जनरली यही करते हैं कि कहते हैं कि अगर एनबीएफसी 3 के बुक वैल्यू के आसपास मिले ऐसा कंपनी, तो कंपनी में मौका नहीं चूकना चाहिए, आपको उस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए लेने के लिए। लेकिन इस कंपनी के बारे में हम बता रहे हैं कि अगर 4.63 टाइम्स अगर बुक वैल्यू से ये कंपनी चल रही है, फिर भी हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। कब करेंगे? जब इसका आने वाला रिजल्ट बहुत जो भी प्रॉमिस किया था मैनेजमेंट, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर देता है रिजल्ट, तो हम फिर से पोर करेंगे मनी, या नहीं करेगा तो फिर अपना देखेंगे कि अगर ग्रोथ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं रहेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू इनका 4.63 है, फिर भी हम पैसा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी इनका बेस जो लोन बेस अमाउंट है, मतलब लोन का AUM बोल सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, अभी 2,000 करोड़ का है। तो 2,000, 4,000, 4,000 से 8,000, 8,000 से 12,000 करने में इनको टाइम नहीं लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ही स्टॉक प्राइस फॉलो करेगा। ओके, फ्री कैश फ्लो की बात करें तो -996 करोड़ के आसपास इनका है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। चार्ट में आप देख सकते हैं कि 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल मैक्सिमम करके आप देख सकते हैं कि कहाँ क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो इनका पी रेशियो देख सकते हैं कि मीडियन 15.9 है, लेकिन अभी 17 पॉइंट समथिंग चल रहा था ना, तो आप देख सकते हैं। ओके, आगे बात करें तो प्रोज एंड कॉन्स, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अगर फाइनेंस कंपनी में कौन कौन है, तो आप इनके कॉम्पिटिटर पे भी एक नज़र देख सकते हैं कि क्या है, इसमें भी आप कंपैरिजन एक दूसरे से कर सकते हैं। बात चलिए अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की आ गई, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल सेल्स के बारे में बात करेंगे। सितंबर 2020 की बात करें तो कंपनी का मात्र सेल्स 51 करोड़ था, जो कंसिस्टेंटली बढ़ा है। बीच के दिनों में जब कोविड का था टाइम तो उस केस में कमा था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 50, 58, 76, 79, 93, 103, 149, 150, 160, यानी अभी सितंबर का देखेंगे 2023 का रिजल्ट तो 160 करोड़ का सेल्स है, तो कि बहुत अच्छा है, यानी कि सेल्स अभी हाईएस्ट एवर दिखा रहा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो फिर से 39, 43, 44, 53, 53, 59 आप कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए देखें तो 79% है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है ये अनसिक्योर लोन में करेगा किसी को। वही जब मान लीजिए किसी आदमी को कोई लोन नहीं दे रहा है, बैंक के पास जाएगा 2, 4, 5 हज़ार लेने के लिए, तो उसको कितना महीना दौड़ाएगा कोई ठीक नहीं, हो सकता है दे भी ना। और ये ऐसे लोगों को दे रहा, हो सकता है उनके पास से रिकवरी होने में भी दिक्कत है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं, आप ही खुद सोचिए।
बात करते हैं इसके बाद की नेट प्रॉफिट अभी कंपनी का क्या है। तो देखें तो सितंबर 2020 में 2 करोड़ कंपनी करती थी, मतलब कोविड के टाइम में भी कंपनी ने नेगेटिव लॉस पोस्ट नहीं किया। आप ध्यान रखिएगा, ये सब ये समझ में आता है कि कोविड का टाइम में जब ये स्ट्रगल से ये लोग संभल गया तो अब तो काफ़ी अच्छा लोड बुक्स का हो गया, काफ़ी अच्छा बुक हो गया। बात करते हैं 2020 में 3 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 16 करोड़, 16 करोड़, अभी देखिएगा तो 41 करोड़, जो कि फिर से सेल्स भी हाईएस्ट एवर है और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। उसी तरह अगर ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी हाईएस्ट होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 रुपये नीचे, एक 1.74 से चलते चलते अभी 47-46 के आसपास है। तो ठीक है, साइक्लिकल बिजनेस है, थोड़ा बहुत चलता है कि इस क्वार्टर में इसका पैसा नहीं है, उस क्वार्टर में सब अगला बार अगले क्वार्टर में इसको मैनेज कर देगा, तो ठीक है, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का यहाँ पे ही एक सेक्शन है अपकमिंग रिजल्ट, इसका 3 फरवरी 2024 को आने वाला है, तो इस पर नज़र बना कर रखना है इस कंपनी पे। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में एज यूजुअल फिर से हम वही सेल्स देखेंगे, सेल्स के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे और अर्निंग पर शेयर पे बात करेंगे। ओके, तो सेल्स भी वही मार्च 2012 की बात करें जहाँ 16 करोड़ का सेल्स कंपनी करती थी, और जब भी ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 562 करोड़, 562 करोड़ का कर रहा। कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं कि बढ़ा है, तो यहाँ भी कंपनी का सेल्स हाईएस्ट एवर है, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है अभी अनुसार, सेल्स के अनुसार। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, 66% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काम करती थी, जहाँ 2012 में एट प्रेजेंट देखें तो 76% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट जहाँ 3 करोड़ का होता था 2012 में, जो बढ़कर अभी 139 करोड़ का हो गया, ये भी हाईएस्ट एवर है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की, अर्निंग पर शेयर जहाँ एक भी रुपया नहीं था, लेकिन ये देखिए यहाँ पे 5.91 था 2013 में, इतना पर शेयर जो एट प्रेजेंट देखिए तो 162.39 के आसपास कर दिया है अपना अर्निंग पर शेयर। ईयरली की बात करें तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं शेयर होल्डर को चाहिए कि उसका अर्निंग पर शेयर अच्छे अमाउंट से बढ़ता रहे। ओके, आगे हम बात करेंगे टॉप लाइन बॉटम लाइन। हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप लाइन, ये बॉटम लाइन है। तो 10 साल में कंपनी का ग्रोथ 38% के हिसाब से अपना सेल्स ग्रो किया, वहीं 5 साल की बात करें तो 40%, 3 साल की बात करें तो 26%, ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 84% के आसपास किया। कंपनी काफ़ी अग्रेसिव है। ओके, उसी तरह बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट की बात करें तो जहां 38% के हिसाब से यहाँ 40% का ग्रोथ किया है, 5 साल में 67%, 3 साल में 31% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 136%। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसी जिस तरह से ये गया उसी तरह से उनका स्टॉक का प्राइस भी भागा, आप इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह से भागा। आगे बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट हम देखेंगे कि इक्विटी कैपिटल कंपनी का क्या है। तो जहां 4 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था 2012 में, अभी बढ़ाकर 9 करोड़ कर लिया, क्योंकि डाइल्यूशन तो इस केस में चाहिए ही चाहिए। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग 36 करोड़ का था, जो भी बढ़कर हो गया है 1862 करोड़, ये भी बहुत सही बात है। और उसके बाद फिर अब नीचे चलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें, नेगेटिव में है, हाँ नेगेटिव में है, ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद आरओसीई की बात करें तो आरओसीई में भी यहाँ अगर आप आरओसीई का देखेंगे तो ऊपर जैसे देखे थे तो 15-17, 15-17, 18, 17, 13, 16, 18, 10, अभी बात करें तो 19% के आसपास आरओसीई है, ये भी बहुत अच्छा बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अब एक नज़र हम देखते हैं कि प्रमोटर्स के पास क्या है स्थिति। तो प्रमोटर्स के पास 27.46% था, जो कि मार्च 2021 में था। एट प्रेजेंट देखें तो 23.65% है। ऑब्वियस सी बात है कि ये इनको डाइल्यूट करना पड़ेगा शेयर कंपनी का, तब तो इक्विटी, तब तो इनका कैश बनेगा। उसके बाद वही एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास जहां 2021 में 4.14% था, तो एट प्रेजेंट दिसंबर 2023 की बात करें तो 6.64% है, यानी कि एफआईएस का स्टेक बढ़ा है। वहीं बात करें डीआईएस का, तो डीआईएस का कोई भी स्टेक नहीं था मार्च 21 में, लेकिन रिसेंट टाइम में अगर देखें तो 7.66% बढ़ा है डीआईएस का भी। वहीं बात करें पब्लिक शेयर होल्डिंग की, तो पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। ओके, पब्लिक के पास यहाँ ज़्यादा है, 68.40% था, लेकिन एट प्रेजेंट अगर देखें तो
दिसंबर 2023 में तो 62.05% है, कुछ मार्जिन से कमा है। अब इसके अंदर हम एक बार नज़र देखते हैं कि FIS में स्टेक किसका बना हुआ है। तो FIS में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो FIS में अगर देखें कि रिसेंट टाइम में, यानी रिसेंट टाइम में ही अभी दिसंबर 2023 में 1.16% हिस्सेदारी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक्वायर किया है। पता है, एक बार एक अच्छी बात बताएं, आप कहीं भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना। अगर अपना DIS उसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, FIS की बात छोड़ दीजिए, आप DIS देखिएगा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, जैसे यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक है, तो यहाँ ये दिसंबर 2023 में अपना हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाया है। इसका मतलब हमारा एनालिसिस इस कंपनी पे अच्छा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो हम ही सिर्फ है ना, हम हैं या फिर हमारे कुछ एक दोस्त हैं, एक दो यूट्यूबर होगा जैसे हम हैं, एक दो और के पास से आप एनालिसिस ले सकते हैं। लेकिन कोटक महिंद्रा जो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेट कंपनी है अपना पैसा इसमें लगा रहा है, तो काफ़ी रिसर्च करके इसमें लगाया। अभी तो सिर्फ एक DIS आया है ना, भविष्य में आप लिख लीजिएगा, इसमें और भी DIS मतलब कि अपना पैसा पोर करेगा ही, अपना स्टेक बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। उस समय फिर कंपनी का शेयर उस समय भी बढ़ेगा। उसी तरह अगर हम पब्लिक पे क्लिक करते हैं तो पब्लिक पे देखना चाहते हैं कि पब्लिक का क्या है, तो पब्लिक में आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड की बात करें तो मोस्ट ऑफ 62% तो देखने के लिए, लेकिन अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड में 15%, 14%, 4%, 1%, 2% ऐसे हिस्सेदारी करके देखें तो 15, 4, 19, 20, 21, 22% के आसपास यही है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग हैंड में भी है काफ़ी अच्छा पब्लिक होल्डिंग, ठीक। तो मेनली यही फंडामेंटल यही है। रेस्ट आप देख सकते हैं कि इसके बारे में प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल्स वगैरह, आप यहाँ से जो भी कंपनी से कोई भी बात होता है कॉन कॉल्स निकालता है तो ट्रांसक्रिप्ट्स देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, PPT देख सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग आप यहाँ से इसके बारे में देख सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स की बात करें तो हर साल का एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ कंपनी लोड करती है। यहाँ कॉन कॉल्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इनके बारे में। ओके, अब चलते हैं, ये तो था फंडामेंटल, अब चलते हैं टेक्निकल पे। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ से अगर देखें तो बार बार कंपनी यह रेसिस्टेंस के पास, अभी एट प्रेजेंट देखें तो कंपनी रेसिस्टेंस के पास ही खड़ी है। तो काफ़ी अच्छे, सॉरी एयर असिस्टेंट था, तो अभी एट प्रेजेंट कंपनी अच्छे सपोर्ट पे है। और अगर यहाँ से हम देखें तो एक छोटा सा कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन कंपनी फिर से रिट्रेस हुई है, रिट्रेस होकर अपने सपोर्ट पे आया है, ठीक। तो बेस्ट टाइम हमारे लिए यही है कि सब फिर देखें कि इसका कितना है, इसका वो टारगेट प्राइस कितना है। तो टारगेट प्राइस के लिए यहाँ से ये देखें कि इसका जो सबसे लोअर एंड है, यहाँ से कैलकुलेट करके इतना परसेंट का मूव, यानी 21-22% के आसपास का मूव जो कि हम यहाँ ऊपर लगाए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका टारगेट, पहला टारगेट तो यही रहेगा कि 3,000 के आसपास आकर कंपनी फिर से रिट्रेस करे, ठीक है। और ऐसा कुछ सेट पैटर्न इसमें नहीं बन रहा है कि हम यहाँ पे आपको बता सकें। तो मोटा मोटी यही है कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। जैसा कि हम बताए, अगर हम मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक तब तक बना रहेगा जब तक ये जो भी इसका मैनेजमेंट है अपना गाइडेंस सही दे और अच्छा से उस अपने गाइडेंस पे खरा उतरे। ओके, चलिए तो फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय, थैंक यू।